गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले कालखंड में हमने तत्वों के वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता, इसके अंतर्गत परमाणु त्रिज्या पढ़ी थी और आयनिक त्रिज्या के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को कंटिन्यू करेंगे। आयनिक त्रिज्या, परमाणु उदासीन प्रकृति का होता है। परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया जाए तो भी वो आवेशित हो जाएगा, या उसे इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तब भी वो आवेशित हो जाता है। तो किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनना और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनना, इससे त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है इसे हम देखेंगे। और इलेक्ट्रॉन को त्यागने से जो त्रिज्या बनेगी, जो त्रिज्या प्राप्त होगी, उसे हम आयनिक त्रिज्या कहेंगे। या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से जो त्रिज्या में परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? आयनिक त्रिज्या। ठीक है। तो फिर से हम उदाहरण ले रहे हैं सोडियम ही। सोडियम, इसके परमाणु क्रमांक 11 है और 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम सोडियम की त्रिज्या देखें, परमाणुवी त्रिज्या, तो सोडियम की परमाणुवी त्रिज्या होती है 1.57। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने किसी दूसरे तत्व को डोनेट कर दिया है, ठीक है, त्याग दिया है अपना एक इलेक्ट्रॉन। तो वो कौन सा आवेश में परिवर्तित होगा? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धन आवेश ज्यादा हुआ, तो यह धन आवेशित आयन में परिवर्तित हो जाएगा। अब इसकी त्रिज्या अगर हम देखें तो हमें पता है अभी यहाँ पे 3 कक्षक थे, त्रिज्या बड़ी थी, लेकिन जब इसमें से एक कक्ष समाप्त हो जाता है, ठीक है, तो जब एक कक्ष समाप्त होगा तो इसकी त्रिज्या कैसी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। और इसकी त्रिज्या का मान अब हो जाता है 1.57 के बदले 0.98 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको अपने को काहे में प्रदर्शित करना है? एंगस्ट्रॉम में। तो यदि कोई तत्व अपना इलेक्ट्रॉन्स को त्यागता है, धनावेशित आयन बनाता है, तो उस समय इसकी त्रिज्या कैसे हो जाती है? छोटी हो जाती है ना। लेकिन यदि कोई तत्व एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन आएगा? मान लीजिए उदाहरण लेते हैं हम क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। 17 परमाणु क्रमांक है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2, 8 और 7। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7। इसे अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है? 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और यह 1 इलेक्ट्रॉन इसने सोडियम से ले लिया है। तो जब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन और ऐड हो गया है और जुड़ गया है, तो अब इसका जो त्रिज्या है कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो क्लोरीन की त्रिज्या होती है 0.9 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ठीक है, लेकिन क्लोरीन की त्रिज्या 0.9 एंगस्ट्रॉम है, लेकिन जब यह आयन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ऋण आयन बनेगा। जब वह आयन में परिवर्तित हो जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ के हो जाती है 1.1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। अब यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो उसका प्रतिकर्षण बढ़ते जाएगा,
है ना, और इससे उसका आकार में भी वृद्धि हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आकार कितना था, 0.9 एंगस्ट्रॉम था, वही आकार बढ़ के कितना बन गया, 1.1 एंगस्ट्रॉम बन गया। ये हो गया आयनिक त्रिज्या। इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे आयनिक ऊर्जा और आयनन विभव। आयनन विभव तथा आयनिक ऊर्जा, है ना। आयनन विभव किसे कहा जाता है? गैसीय अवस्था में किसी विलगित या आइसोलेटेड परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी आयनन विभव या आयनिक ऊर्जा कहा जाता है। फिर से बताऊंगी, गैसीय अवस्था में विलगित यानी आइसोलेटेड परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, ठीक है। गैसीय अवस्था में से किसी विलगित आइसोलेटेड परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है? आयनन ऊर्जा, या इसे ही कहा जाता है आयनन विभव। आयनन विभव का मान हम आवर्तिता पढ़ रहे हैं तो आवर्त के लिए भी पढ़ेंगे और वर्ग के लिए। क्या परिवर्तन होता है जब किसी भी एक आवर्त में, मान लीजिए हम सेकंड आवर्त में चल रहे हैं, तो बाएं से जब दाएं की ओर हम चलते हैं तो ये देखते हैं कि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ते जाता है। बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान कैसा होगा? बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब सेकंड समूह में हम, सेकंड आवर्त में हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं, तो उस समय आयनन ऊर्जा का मान में वृद्धि हो रही है, आयनन ऊर्जा का मान बढ़ रहा है। वैसे ही अगर हम वर्ग के लिए देखें तो प्रथम वर्ग देख रहे हैं, इसमें आयनन ऊर्जा का मान ऊपर से जब हम नीचे की ओर चलते हैं तो उसके मान में कमी आती है, कम होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चल रहे हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता क्यों है? इसके लिए इनके तत्वों के बारे में पता है अपने को, हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि प्रथम समूह का लिथियम, इसके बाद का आवर्त में आएगा बेरिलियम, इसके बाद बोरान और कार्बन। मान लीजिए हम लोग 3-4 तत्व ले लेते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। आगे भी आप ले सकते हैं, है ना। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सारे के लिए आप लेंगे। तो हम ये देखते हैं कि इसका आयनन विभव कितना है, ठीक है। लिथियम का आयनन विभव होता है 5.5
6 एंगस्ट्रॉम। बेरिलियम का होता है 9.9, बोरान का 8.3 और कार्बन का 11.2। मैंने ये बताया आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की ओर चलते हैं तो आयनन विभव का मान बढ़ते जाता है। 5.6, 9.9, इससे थोड़ा कम हुआ 8.3, फिर 11.2। क्रमशः मान बढ़ते जा रहा है, किसको छोड़ के? बेरिलियम को छोड़ के। बेरिलियम का मान बढ़ा, क्यों बढ़ा ये भी अपने को मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, कक्षक तो उतने ही है लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी हो गई? अधिक हो गई। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो गई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना भी कठिन होते जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, एक बच्चे को अगर पकड़ के खींचना है तो 5 बच्चे एक बच्चे को खींच सकते हैं, लेकिन अगर 5 बच्चे को पकड़ के खींचना हो तो ताकत ज़्यादा लगेगी, या इसको बोले रस्साकसी। एक साइड 5 बच्चे हैं, एक साइड 1 बच्चा है, ठीक है। बहुत आसानी से उसको खींच लेंगे रस्से के द्वारा, लेकिन वही दोनों साइड अगर 5-5 बच्चे हैं तो क्या होगा? खींचने में परेशानी होगी, है ना। वैसे ही यहाँ पे इसके पास बाहरी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन की संख्या 11 है, इलेक्ट्रॉन 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से बाहरी कक्ष का त्याग देता है। नहीं, लिथियम में क्या हो रहा है? 3 है ना, 3 है, 3 में से 2 और 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन को इसने आसानी से त्याग दिया। इसके पास बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन भी ये त्यागता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में बेरिलियम का जो आयनन विभव है इसका मान बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है? इसका कारण है परमाणु क्रमांक हो गया इसका 4, तो 1s2 और 2s2। बाहरी कक्ष s कक्षक है ना, s कक्षक में पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है, समझ में आया। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन कम है, एक ही इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको इसने आसानी से त्याग दिया। इसके पास बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी वो त्यागता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इसका कक्षक s उपकोष में 2 ही इलेक्ट्रॉन है और इसका उपकोष कैसा है? पूरी तरह से भरा हुआ है, इसीलिए इसका आयनन विभव का मान अपेक्षाकृत ज्यादा है। लेकिन बाकी हम देख रहे हैं, इससे इसका बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, और आगे जाते जाएंगे तो आयनन विभव का मान बढ़ते जाएगा। अब वर्ग के लिए देख लें। लिथियम के बाद सोडियम। लिथियम का होता है 5.6, सोडियम इसका होता है 5.1। सोडियम के बाद आता है पोटेशियम का होता है 4.3। तो हम क्या देख रहे हैं कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो आयनन विभव का मान कम हो रहा है। अब आयनन विभव का मान इधर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें कक्षक की संख्या बढ़ रही है, नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ेगी आकर्षण क्षेत्र से बाहर होगा ना, जब वो आकर्षण क्षेत्र से बाहर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसको निकालना सरल होते जाएगा। बाहर आकर्षण क्षेत्र से दूरी मतलब बढ़ती जा रही है, नाभिक से आकर्षण क्षेत्र से दूरी बढ़ती जा रही है ना। प्रोटॉन धनावेशित और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, उसकी दूरी बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई तो क्या होगा? आकर्षण क्षेत्र से कमी आ जाएगी और इस इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। तो किसी भी वर्ग में आप देख लीजिए, चाहे पहला देखिए, चाहे दूसरा देखिए, तीसरा देखिए, किसी भी वर्ग में आप जाइए, हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं
वैसे वैसे आयनन विभव का मान कम होते जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया एक इलेक्ट्रॉन को निकालना या एक इलेक्ट्रॉन को उसको जोड़ना। ठीक है, यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा त्यागा जाता है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने से और दो इलेक्ट्रॉन त्यागने से इसकी आयनन विभव का जो मान है इसको हम प्रदर्शित करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, ये हो गया I1, दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर त्याग रहा है तो हो जाएगा, तीसरा है तो, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं वैसे ही उसका मान, आयनन विभव का मान परिवर्तित होते जाएगा या बढ़ते जाएगा, अपन बोल सकते हैं। इसको हम ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं, प्रथम से दूसरे का मान, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए आयनन विभव का मान अधिक होगा, दूसरे से तीसरे के लिए आयनन विभव का मान और अधिक हो जाएगा। ये तो हो गया आयनन विभव, मतलब गैसीय अवस्था में से किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो कम ऊर्जा लगती है, अगर हम दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरीके से तीन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो और ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अब आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं? कौन से कारक हैं जो आयनन विभव को प्रभावित करते हैं, आयनिक ऊर्जा को प्रभावित करते हैं? तो इसमें सबसे पहला है नाभिकीय आवेश। जैसे जैसे नाभिक का आवेश बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऊर्जा की मात्रा भी बढ़ते जाएगी, मतलब आयनिक ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी। अब हम देखते हैं, मान लीजिए आवर्त के लिए हम ले रहे हैं, ये किसमें लागू होगा? आवर्त के लिए। क्यों आवर्त के लिए लागू होगा? क्योंकि वर्ग में तो जैसे प्रथम वर्ग है तो उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन आवर्त में अगर हम द्वितीय आवर्त में भी चल रहे, प्रथम आवर्त में भी चल रहे हैं, तृतीय हर आवर्त में 1 से 7 तक क्या हो रहा है? आवेश, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की जब संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा? दूरी समान है, नाभिक से बाहरी कोश तक के इलेक्ट्रॉनों की दूरी तो समान है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? उसको निकालने के लिए कि अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे सोडियम के पास एक था, या प्रथम में ले लें लिथियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। मैग्नीशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, द्वितीय कक्ष का द्वितीय समूह का सदस्य है, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसको निकालने के लिए कक्षक तो उतना ही बड़ा है, ये है, इतने ही बड़े बड़े कक्षक हैं। अब यहाँ पे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाएगा ना प्रोटॉन के लिए, तो इसको निकालना ज़्यादा कठिन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है जो क्षारीय धातुएं हैं, प्रथम वर्ग के जो तत्व हैं, वे स्वतंत्र अवस्था में
नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि उनके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन को वो आसानी से दे देते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भी आसानी से दिए जा सकते हैं। लेकिन जब 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, तीसरे वर्ग में जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बाहरी कक्ष में, ये फिर 4 में गए, फिर बढ़ गए, है ना। तो लिथियम के पास बाहरी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बेरिलियम के पास बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, परमाणु क्रमांक 4 है। बोरान के पास बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कार्बन के पास 4। इस तरीके से फ्लोरीन के पास बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना तो सरल था, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन का आकर्षण इस नाभिक पे अधिक पड़ रहा है। इसीलिए इन में से अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन भी निकालना है तो भी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आवेश जैसे जैसे बढ़ेगा आवर्त में, वैसे वैसे उसको निकालने के लिए ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती जाएगी। ठीक है। वर्ग के लिए देखें तो कोई भी एक वर्ग ले लीजिए, उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, है ना। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो आकार के आधार पे उसको निकालने के लिए ऊर्जा, चूंकि आकार बढ़ रहा है अर्थात नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, नाभिक से जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन को निकालना सरल हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका नाभिकीय आवेश। तो हम पढ़ रहे थे नाभिकीय आवेश के बारे में। नाभिकीय आवेश आयनन विभव को प्रभावित करने वाला एक कारक है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे परमाणु त्रिज्या के बारे में। अगर मान लीजिए परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है, तो परमाणु की त्रिज्या कहाँ बढ़ती है, कब बढ़ती है? जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, है ना। कोई भी वर्ग ले लीजिए, हर वर्ग में परमाणु का भार, परमाणु का क्रमांक बढ़ते जाता है और परमाणु की त्रिज्या भी बढ़ते जाती है। ठीक है। तो जब परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी, अभी मैंने बताया परमाणु की त्रिज्या जैसे बढ़ रही है ना, अभी 2 है, फिर 3 हो गई, 4, हम नीचे आते जाएंगे, परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाएगी। और उसके कारण क्या होगा? नाभिक से आकर्षण की दूरी ये दूर होते जाएगा नाभिक की आकर्षण से, और इसको निकालना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। ठीक है। जितने दूर नाभिक से जितने दूर होगा इलेक्ट्रॉन, उसको निकालना उतना ही सरल होगा। और जब इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा सरल होगा तो आयनन विभव का मान कैसा होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात आता है, नाभिकीय आवेश के बाद आएगा परमाणुवीय त्रिज्या। हो गया? परमाणुवीय त्रिज्या, जैसा भी मैंने आपको बताया, वर्ग में हम ऊपर से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हर तत्व, हाइड्रोजन के पास केवल 1 कक्षक है, 1 कोश है। हाइड्रोजन के बाद लिथियम के पास 2 कोश हैं, सोडियम के पास 3 कोश। बढ़ते जाएंगे, कोशों की संख्या बढ़ती जाएगी। जब कोश की संख्या बढ़ेगी तो वह नाभिक से दूर होते जाएगा। जब नाभिक से दूर हो गया तो नाभिक के आकर्षण से भी दूर होगा, अतः उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कम लगेगी, अर्थात आयनन विभव का मान जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, पूरित और अर्धपूरित कक्षक। पूरित व अर्धपूरित कक्षक। हुंड के नियम के अनुसार हमें मालूम है ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम से, या इलेक्ट्रॉन पहले s उपकक्ष में, फिर p में, फिर d में और फिर f में पहुंचते हैं, है ना। तो जब हम देखते हैं कि अगर
मान लीजिए जो कक्षक है, चाहे वो S हो, P हो, D या F, कोई भी कक्षक हो, अगर वो पूरित है, पूर्ण पूरित है, पूरित का मतलब होता है पूरी तरह से भरा हुआ, या अर्धपूरित, आधा भरा हुआ, तो उस समय उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेक्षाकृत कठिन हो जाता है, किसकी तुलना में, अगर वो पूर्ण पूरित या अर्धपूरित ना हो तो, अपूर्ण हो तो। अपूर्ण है, ये भी अपूर्ण हो रहा है, अर्धपूरित भी अपूर्ण है ना। जैसे पी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 और 3। मान लीजिए इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो भी ये क्या हो गया? अपूर्ण हो गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना सरल होगा, किसकी तुलना में? अगर ये 3 है तो पी ब्लॉक में यदि 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेक्षाकृत कठिन होगा। जैसा भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था बेरिलियम का परमाणु आयनन विभव का मान अधिक था। क्यों अधिक था? क्योंकि वो s उपकक्ष था और s ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, तो 1s2 और 2s2। बाहरी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो चूंकि ये पूर्ण पूरित कक्षक हो गया है, या जिसके पास आधे भरे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, किसके पास होंगे ये? इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करके मैं आपको बताती हूँ। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक 7 और ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2 और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन, है ना। ऑक्सीजन का 8 है तो 1s2, 2s2 और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसके पास ज्यादा है? P के पास ज्यादा है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, 8 है, इसके पास इलेक्ट्रॉन 7 है। किसकी आयनन विभव अधिक होना चाहिए? ऑक्सीजन का। लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन के बदले नाइट्रोजन का आयनन विभव अधिक है। क्यों अधिक है? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं जो P कक्षक है, अभी मैंने बताया इसमें P कक्षक में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अर्धपूरित हो गया। इसके बाहरी P कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यह अपूर्ण कक्षक हो गया। इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा सरल होगा बनिस्पत किसके? नाइट्रोजन के। तो किस में ऊर्जा का मान अधिक हो जाएगा बताइए? नाइट्रोजन का, है ना। ये हो गया हुंड के नियम के ऊपर आधारित था ये पूर्ण पूरित और अर्धपूरित कक्षक का होना। अगर पूर्ण पूरित कक्षक है तब भी आयनन विभव का मान अधिक होगा ही, लेकिन अर्धपूरित है तब भी आयनन विभव का मान अधिक होगा अपूर्ण कक्षक की तुलना में। फिर चौथा, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? मान लीजिए ये परमाणु है, परमाणु के बाद ये पहला कोश है और ये दूसरा कोश है। यहाँ पे प्रोटॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। जब प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेंगे तो चूंकि ये पास में है इसलिए ये अधिकता से, ये तेजी से आकर्षित होगा, लेकिन ये वाले कक्ष का इलेक्ट्रॉन है, इसको इसकी तरफ खींचने के पहले ये जो नाभिक के पास वाला कक्षक है, यह एक शील्डिंग
क्या कहते हैं शील्डिंग, प्रतिरक्षी की तरह, शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है ना, प्रोटेक्ट करने का काम करता है और रक्षित करता है, रक्षा करता है बोल सकते हैं, इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके पास आने से रोकने का काम करता है। इस तरीके से भी हम पढ़ सकते हैं। ये कहलाता है परिरक्षण प्रभाव। तो हम 3 पढ़ चुके थे, चौथा हो गया परिरक्षण प्रभाव। चौथा परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या हो गया? परिरक्षण प्रभाव होता है नाभिक से जो बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन होते हैं, या ये बोलें कि संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन और बीच के इलेक्ट्रॉनों के जो कक्ष है, यह कक्ष के बीच में, नाभिक और संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बीच का कक्ष होता है, वह एक रक्षा कोश का या रक्षक की तरह काम करता है और इसे कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। आया समझ में? तो परिरक्षण प्रभाव का भी असर पड़ेगा। कैसे? बाहरी कक्ष का इलेक्ट्रॉन को हमको निकालना है, यह इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, लेकिन इससे अंदर वाले कोश का इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या होगा? ये नाभिक के आकर्षण क्षेत्र के से ज्यादा पास में है। जब आकर्षण क्षेत्र से ज्यादा पास में होता है तो इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। ठीक है? तो परिरक्षण प्रभाव क्या करता है? आयनन विभव के मान को कम करता है। परिरक्षण प्रभाव के द्वारा ही जो आकर्षण था वो इसके द्वारा आकर्षित हो जा रहा है, तो इस बाहरी कक्ष में उतना ज्यादा आकर्षण नहीं होता, इसीलिए आयनन विभव का मान क्या हो जाएगा? कम होगा। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि नाभिक के पास वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जबकि नाभिक से दूर वाले, जितने दूर हम जाएंगे, जितने दूर जाते जाएंगे, परिरक्षण प्रभाव के क्षेत्र से बाहर जाते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, नाभिक से दूरी बढ़ रही है। जब नाभिक से दूरी बढ़ रही है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही सरल होते जाएगा। तो अंदर को के इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन है और बाहर के इलेक्ट्रॉन को निकालना अधिक सरल होता है। अब बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। बाह्यतम के इलेक्ट्रॉन यानी 5वां बाह्यतम इलेक्ट्रॉन का प्रभाव। बाह्यतम इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉनों की संख्या के ऊपर भी निर्भर करता है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं और वह नाभिक से कितनी दूरी पर है। बाह्यतम कोश, अगर हम हाइड्रोजन का बाह्यतम कोश ले रहे हैं तो उसके पास एक ही कोश है ना। लिथियम का ले रहे हैं तो उसके पास केवल 2 कोश हैं। 2 कोश हैं, लेकिन नाभिक से ये 2 कोश पास हो गए, अपेक्षाकृत किसके? पोटेशियम के या सोडियम के। पोटेशियम के पास 4 कक्षक हैं, ये तीसरा और ये चौथा, तो इसके पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। इसको, इस इलेक्ट्रॉन को इसको ग्रहण करना कैसा हो जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को निकालना, त्यागना कैसा होगा? सरल हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी जितनी ज्यादा बढ़ते जाएगी, बाह्यतम कोश में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही आयनन विभव का मान भी कम होगा, है ना। तो इसके लिए जो उपकक्षक हैं S, P, D और F, ये चारों उपकक्षक हैं। अब इसमें सबसे कठिन किस कोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालना होगा बताइए? S उपकोश के, क्योंकि S उपकोश नाभिक से सबसे पास का उपकोश है। जब S उपकोश नाभिक से सबसे पास का उपकोश है तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना सबसे कठिन होगा। इससे सरल हो जाएगा P उपकोश के इलेक्ट्रॉनों को निकालना, क्योंकि थोड़ा दूर है। इससे भी दूर होगा D उपकोश, तो उसको निकालना और सरल हो जाएगा,
और F उपकोष के इलेक्ट्रॉनों को निकालना सबसे सरल हो जाएगा। तो ये हमने पढ़ा अभी आयनन विभव के बारे में। ठीक है, आयनन विभव किसे कह रहे हैं बताइए? आयनन विभव यानी गैसीय अवस्था में किसी आइसोलेटेड परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा, है ना। एक इलेक्ट्रॉन को निकालना हमें सरल है, अगर हमको 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए ऊर्जा की मात्रा कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी अर्थात आयनन विभव का मान भी बढ़ जाएगा, और दूसरे के बाद तीसरे के लिए आयनन ऊर्जा का मान और बढ़ जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि आवर्त में बाएं से जब हम दाएं की ओर चलते हैं तो एक ही आवर्त में आयनन ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, लेकिन एक ही वर्ग में, किसी भी वर्ग में आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान कम होते जाता है। कारण आपको समझ में आ गया है? ये हो गया आयनन विभव और उसे प्रभावित करने वाले कारक। अब परिरक्षण प्रभाव कभी कभी थोड़ा सा कठिन लगता है बच्चों को, तो एक बार परिरक्षण प्रभाव को फिर से बताना चाहूंगी। परिरक्षण प्रभाव अर्थात आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन, आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन के नाभिकीय आकर्षण से परिरक्षित करने का काम करते हैं। ठीक है, अर्थात एक शील्ड के समान, एक आवरण के समान काम करते हैं, और इसीलिए इसे कहा जाता है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव का आयनन विभव पे भी असर पड़ता है ना। तो आयनन विभव मतलब आयनिक ऊर्जा और उसको प्रभावित करने वाले कारक। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इसमें से किसकी आयनिक ऊर्जा अधिक होगी और क्यों होगी? ठीक है, तो मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12, एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। मैग्नीशियम को हम देखें तो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। एल्यूमिनियम 2 4 6 10 दोबारा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में 1। अब हम यहाँ पे देखेंगे मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। S उपकोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अभी मैंने बताया था 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण पूरित है, अतः हुंड के नियम के आधार पे कक्षक कैसा है? ये पूर्ण पूरित कक्षक है, इसीलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, अतः आयनन विभव का मान बढ़ जाएगा। दूसरा एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक इसका 13 है, इसमें 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 3p में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात ये अपूर्ण कक्षक हो गया, और इसीलिए इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालना अपेक्षाकृत सरल हो जाएगा। तो इसकी आयनन विभव का मान कैसा होगा? कम हो जाएगा। पूर्ण पूरित की तुलना में अपूर्ण वाले कक्षक से का आयनन विभव या आयनिक ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे इसमें आवेश बढ़ रहा है, इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि कक्षक पूर्ण पूरित है या अर्धपूरित, क्योंकि बताया था कि आवेश बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो आकर्षण प्रभाव अधिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो जाएगा। लेकिन साथ में हमें यह भी देखना पड़ता है कि क्या ये कक्षक पूर्ण पूरित है अथवा अर्धपूरित है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ लिया। अब कल मैं आपको इलेक्ट्रॉन
बंधुता के बारे में बताऊंगी। आज इतना ही, धन्यवाद।